हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनसाइट्स का करंट अफेयर्स हिंदी का। तो मैं भी रिवीजन कर रहा हूँ, साथ साथ आप लोगों का भी रिवीजन होगा। तो फटाफट देखिए साथ में और सुनिए। आज 21 दिसंबर का ये करंट अफेयर्स है। इनसाइट में जो दिया गया है, पहला आपको खुदीराम बोस जी के बारे में बताया गया है, तो वो हम लोग अभी देखेंगे। फिर आपको सेंटिनल द्वीप पर किसी भी प्रकार के दोहन से आदिवासियों के अस्तित्व पर संकट, उससे रिलेटेड न्यूज़ है। यूनाइटेड किंगडम की अधिक संक्रामक कोविड-19 उपजाति में तीव्र प्रसारण क्षमता, ये क्या है देखते हैं। फिर भारत और अमेरिका द्वारा अधूरे कार्यों को पूरा करने पर विचार। फिर आपका सामान्य अध्ययन 3 से रिलेटेड है। कर्नाटक सरकार द्वारा पॉन्जी मामलों की स्थिति का संकलन करने हेतु क्षेत्रीय आयुक्त की नियुक्ति। भारत द्वारा ज़्यादा राष्ट्रों को तटीय रडार नेटवर्क में लाने का प्रयास। फिर प्रारंभिक परीक्षा हेतु पीटी के लिए तथ्य। तेलंगाना में बंदरों के लिए पहला बचाव और पुनर्वास केंद्र। हिमालयन ट्रिलियम ओएनजीसी द्वारा बंगाल बेसिन में उत्पादन की शुरुआत। तो ये सारा कुछ अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो पहला देखते हैं खुदीराम बोस से रिलेटेड क्या न्यूज़ है यहाँ। तो देखिए खुदीराम बोस जी का, तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी खुदीराम बोस के पैतृक गांव का दौरा किया था। तो इसलिए ये न्यूज़ में है, ठीक है, क्योंकि गृह मंत्री जो अमित शाह जी ने अभी पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में दौरा किया था। तो खुदीराम बोस और उनसे संबंधित घटनाएं जानते हैं हम लोग। वर्ष 1889 में जन्मे खुदीराम बोस को उनकी वीरता और निडरता के लिए बंगाल में अत्यधिक सम्मान दिया जाता है। हालांकि सुभाष चंद्र बोस जैसे अन्य राष्ट्रव्यापी नेताओं के विपरीत खुदीराम की विरासत काफ़ी हद तक बंगाल तक ही सीमित रही है, ठीक है। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह, इन लोगों का क्या होता है कि काफ़ी नाम जो होता है पूरे देश भर में, लेकिन खुदीराम जी की जो विरासत है मोर और लेस वो बंगाल तक ही सीमित रही है। वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान उन्होंने सक्रिय रूप से अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में भाग लिया था। कब? वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान। मात्र 15 वर्ष की आयु में खुदीराम बोस अनुशीलन समिति में शामिल हो गए। अनुशीलन समिति 20वीं सदी में बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाने वाली प्रारंभिक संस्था थी। तो आप लोग सोच सकते हैं, एक्चुअली केवल 15 वर्ष की आयु में उन्होंने अनुशीलन समिति में शामिल हो गए थे, ठीक है। और अनुशीलन समिति क्या था? तो 20वीं सदी में बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाली प्रारंभिक संस्था थी। वर्ष 1908 में उन्हें एक अन्य क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी के साथ मुजफ्फरपुर के जिला मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का काम सौंपा गया। यह बोस के जीवन का निर्णायक क्षण था, ठीक है। तो उस समय 1908 में उन्हें क्या हुआ कि एक अन्य क्रांतिकारी प्रफुल्ल चाकी जी जो थे, उनके साथ मुजफ्फरपुर के जिला मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या का काम दिया गया था। तो यह बोस के जीवन का निर्णायक, ये काफ़ी फेमस भी है। आप लोगों ने ऑब्वियसली मूवीज़ वगैरह देखा होगा, उसमें ये चीज़ को फिल्माया जाता है, दिखाया जाता है। आप यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहे हैं खुदीराम बोस जी। फिर आगे अभी हम लोग देखते हैं सेंटिनल द्वीप पर किसी भी प्रकार के दोहन से आदिवासियों के अस्तित्व पर संकट। तो ये क्या है न्यूज़, अभी हम लोग थोड़ा डिटेल्स में आगे चलिए देख लेते हैं। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नीतिगत दस्तावेजों में इस द्वीप पर किसी भी वाणिज्यिक कार्रवाई से संकटग्रस्त समूह को खतरा होने की चेतावनी दी गई है। ये नीतिगत दस्तावेज अमेरिकी नागरिक जॉन एलन चाउ की द्वीप पर सेंटिनेलीज आदिवासियों द्वारा कथित हत्या के लगभग 2 साल बाद जारी किए गए हैं।
ठीक है। काफ़ी उस समय ये न्यूज़ में हुआ था जब एक अमेरिकी नागरिक जो थे जॉन एलन चाउ का द्वीप पर सेंटिनलीज आदिवासियों द्वारा ऐसा कथित हत्या के कर दिया गया था। सेंटिनलीज जनजाति सेंटिनल द्वीप पर निवास करने वाली सर्वाधिक एकांतिक जनजातीय समूह है। इसे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह जिससे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जिन्हें पीवीटीजी बोलते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का दर्जा दिया गया है किसे, सेंटिनलीज जनजाति को। ठीक है, ये अपने आप अकेला रहना पसंद करते हैं। अगर कोई लोग आते हैं तो ये काफ़ी जो होता है आक्रामक हो जाते हैं। जैसे कि आपको जारवा वगैरह आप लोगों ने देखा सुना होगा, तो अंडमान निकोबार की जनजाति है जारवा, और सेंटिनलीज भी वहाँ द्वीप है। तो वो अभी कंफर्टेबल उतने ज़्यादा जो होता है आपको डेंजरस नहीं है जो कि, लेकिन ये जो है पर्टिकुलरली सेंटिनलीज, क्योंकि इन्होंने एक अमेरिकी जो थे उनकी हत्या भी कर दी थी ऐसा बोला जाता है। प्रमुख अवलोकन अभी देखिए, वाणिज्यिक और सामरिक लाभ के उद्देश्य से अंडमान के उत्तरी सेंटिनल द्वीप में किसी भी प्रकार का दोहन यहाँ के निवासियों के लिए मौत की घंटी साबित होगा। तो यहाँ के निवासियों के लिए अगर हम लोग यहाँ पे वाणिज्यिक और सामरिक लाभ के उद्देश्य से यहाँ पे अगर हम लोग दोहन करना चालू कर देते हैं, यहाँ के निवासियों के द्वीप पर अधिकार अब पर क्राम मतलब नॉन नेगोशिएबल है। ठीक है, यहाँ के निवासियों का जो द्वीप पर अधिकार है। सेंटिनलीज जनजातियों पर एक जानकारी कोष तैयार किया जाए। चूँकि इस जनजाति समुदाय का स्थानिक अध्ययन ऑन द स्पॉट स्टडी संभव नहीं है, अतः मानव विज्ञानियों द्वारा इसकी संस्कृति का दूर से अध्ययन का सुझाव दिया गया है। ठीक है, क्योंकि इस जनजाति समुदाय का जो होता है ऑन द स्पॉट स्टडी जो होता है स्थानिक अध्ययन संभव नहीं है, क्योंकि वो काफ़ी अभी जैसा मैंने बताया काफ़ी डेंजरस रहते हैं, वो हमला कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। तो इसलिए बेटर है कि दूर से अध्ययन का सुझाव दिया गया है। सेंटिनलीज कौन है अभी देखिए, उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर सेंटिनलीज जनजाति की आबादी मात्र 50 से 100 तक है। बस 50 से 100 लोग हैं। यह समुदाय पूरे देश में पाए जाने वाले 70 विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह जिसे अभी बताया था पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में सबसे अलग थलग हैं, उसमें भी सबसे अलग थलग हैं। और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाले जनजातीय समूह ग्रेट अंडमानीज, ओंगे, जारवा और सोम्पेस में से एक हैं। ठीक है, सेंटिनलीज की सुरक्षा हेतु उठाए गए कदम। उत्तरी सेंटिनलीज द्वीप के सागर तट पर उच्चतम जल सीमा से 5 किलोमीटर तक के क्षेत्र को जनजातीय अभयारण्य ट्राइबल रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। ठीक है, उत्तरी जो सेंटिनल द्वीप के सागर तट पर उच्चतम जल सीमा से 5 किलोमीटर तक के क्षेत्र को जनजातीय अभयारण्य ट्राइबल रिजर्व के रूप में भी अधिसूचित किया गया है। सरकार द्वारा इनकी जीवन शैली के तरीकों का सम्मान किया जाता है। सरकार जो होता है इनके जो भी जीवन शैली के तरीकों हैं, और सेंटिनली जनजाति की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु देखो किंतु छेड़ो मत प्रक्रिया को अपनाया गया है एक्चुअली। ठीक है, आइज ऑन एंड हैंड्स ऑफ। उत्तरी सेंटिनली द्वीप के चारों ओर नौ परिसंचलन हेतु एक प्रोटोकॉल अधिसूचित किया गया है। द्वीप पर निगरानी रखने के लिए तटरक्षक बल के जहाज और हवाई जहाज तथा समुद्री पुलिस की नावें संक्षिप्त भ्रमण करती रहती है। इसके संरक्षण हेतु प्रावधान। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह आदिवासी जनजातियों का संरक्षण विनियमन 1956। क्या क्या नियम है ये देख लीजिए। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989, विदेशी प्रतिबंधित क्षेत्र आदेश 1963 के तहत प्रतिबंध, वीजा नियम शर्तें, पासपोर्ट अधिनियम 1920, भारतीय वन अधिनियम 1927 और वन्य जीव अधिनियम 1972। इन्हें अति संवेदनशील क्यों माना जाता है, तभी हम लोग वो देख लेते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस जनजाति द्वारा 60,000 से अधिक सालों
से कोई विकास नहीं किया गया है और ये अभी तक भोजन के लिए मछली और नारियल पर निर्भर रहते हुए आदिम जीवन जीते हैं। ठीक है, चूंकि इनका बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं है, अतः यह रोगाणु के प्रति अति संवेदनशील वल्नरेबल होते हैं। यहाँ तक कि किसी पर्यटक द्वारा सामान्य फ्लू वायरस के फैलने से पूरी जनजाति तक नष्ट हो सकती है, क्योंकि इन लोग जो होते हैं कि लगभग 60,000 सालों से कोई भी विकास नहीं हुआ है, मतलब जैसे थे वैसे ही रह रहे हैं। अभी भी वो मछली नारियल ये सब पे ही निर्भर रहते हैं। और उससे अभी जैसे आप लोग अभी बेहतर समझ सकते हैं इस कोरोना को, जैसे ये कोरोना वायरस क्या है, हमारे लिए नया है। ठीक है, हमारी बॉडी जो होती है इसके प्रति अभी अति संवेदनशील है, मतलब वल्नरेबल है। तो देखिए अभी हम लोगों का कितना बुरा हाल है। तो सेम इसी तरीके से वहाँ के लोग के लिए जो होता है, किसी भी जो नॉर्मल हम लोगों को जो सर्दी फ्लू वगैरह होता है, जुकाम, वो सब भी इनके लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। तो इस कारण से इन्हें जो होता है अलग रहते हैं, तो वही ठीक भी है, नहीं तो इनकी पूरी जनजाति नष्ट हो जाएगी। ऐसे ही बहुत ही कम है। वर्ष 1960 के दशक से इस जनजाति तक पहुंचने के लिए काफ़ी प्रयास किए गए हैं, लेकिन सभी प्रयास काफ़ी हद तक विफल रहे। यह जनजाति बार बार आक्रामक रूप से स्पष्ट करती रहती है कि इन्हें अलग थलग रहने दिया जाए। तो कोशिश बार बार किया गया है कि इन्हें भी, जैसे जारवा काफ़ी हद तक मिल चुके हैं, तो लेकिन इन लोग क्या होते हैं, काफ़ी आक्रामक रवैया दिखाते हैं, इसलिए सरकार ने भी इन्हें अलग थलग रहने ही देते हैं, क्योंकि यही उनके लिए ठीक है। तो यहाँ पे ये आप देखिए मैप में, यहाँ पे ये देखिए अंडमान जो होता है पूरा, और वहाँ पे ये अपना नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, ये जो आपको दिखाया गया गोला में और यहाँ बड़ा करके, ठीक है। तो ये अंडमान में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है। फिर आगे देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम की अधिक संक्रामक कोविड-19 उपजाति में तीव्र प्रसरण क्षमता। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम में कोविड-19 की एक नई उपजाति की खोज की गई है, जो कि देश में संक्रमण मामलों की संख्या में तीव्र वृद्धि का कारण हो सकती है। अभी देखिए यहाँ पे जो होता है कि वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का कहना है कि कोविड-19 के पहले प्रकार की तुलना में इस नई उपजाति की प्रसरण क्षमता काफ़ी अधिक है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये कोविड का जो होता है संकट अभी ख़त्म होने वाला नहीं है। अभी देखिए इसका जो होता है, क्या होता है, एक म्यूटेशन जो होता है ना, म्यूटेशन के हिसाब से वो चेंज कर लेते हैं, उत्परिवर्तन। जैसे म्यूटेशन का तात्पर्य यहाँ पर अंतर से होता है, जीनोम की बनावट में परिवर्तन। जैसे हम लोगों ने ही बना है आदमी, और भी तरह तरह के जो जानवर और ये सभी क्या होते हैं, म्यूटेशन के थ्रू होते हैं। ठीक है, म्यूटेशन के अनुसार। तो ऐसे ही वो जो होता है एक से अभी फिर वो अपना रूप चेंज कर लेगा। वायरस में होने वाला उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, इसका एक स्वाभाविक भाग होता है। लाखों लोगों के संक्रमित हो जाने के पश्चात वायरस पर विकसित होने का दबाव बढ़ जाता है। तो क्या हो जाता है कि लाखों लोग का जो होता है इससे संक्रमित हो जाएगा, तो अगर वायरस जो होते हैं अगर अपना रूप नहीं बदलेंगे तो फिर वो ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए उन लोग जो होते हैं अपने आप को रूप बदलते रहते हैं, म्यूटेशन। कोविड-19 की उत्परिवर्ती उपजाति। अभी देखिए कोविड-19 कि इस नई उत्परिवर्ती उपजाति का नाम क्या है, VUI202012/01। पहला वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन दिसंबर 2000। VUI क्या, वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। और 2020-12 मतलब क्या हो गया, दिसंबर 2020 रखा गया। और इससे 17 परिवर्तनों या उत्परिवर्तनों के समूह द्वारा परिभाषित किया गया है। 13 दिसंबर तक मुख्यतः दक्षिणी और पूर्वी इंग्लैंड में संक्रमित मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है, और यह इस नई उपजाति के कुल 1108 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। कोविड-19 उत्परिवर्ती उपजाति कितनी हानिकारक है, तो देखिए इस नई उत्परिवर्ती उपजाति के जीनोम में लगभग 17 परिवर्तन देखे गए हैं, जो कि काफ़ी बड़ा परिवर्तन है। इन परिवर्तनों के कारण इस वायरस की संक्रामकता में भी बदलाव हुआ है, और इसकी संक्रामकता
प्रकार की तुलना में 70% से अधिक बढ़ गई है। काफ़ी संभावना है कि ये नई उपजाति अभी तक इंग्लैंड में ही सीमित है, क्योंकि यूरोप के अन्य हिस्सों में अभी इसके अधिक मामले जो होते हैं, इसके मामले नहीं देखे गए हैं। तो आप समझ सकते हो कि अभी दिसंबर के आसपास ही हम लोग जो होता है कोविड-19 का स्टार्टिंग सुने थे, और अभी देखिए इंग्लैंड में एक नया आ रहा है, तो फिर ये भी काफ़ी तेज़ी से और भी फैल सकता है। भारत और अमेरिका द्वारा अधूरे कार्यों को पूरा करने पर विचार। अमेरिका में ट्रंप कार्यकाल की समाप्ति हो रही है तथा भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते, प्रतिबंध, परमाणु ऊर्जा आदि से संबंधित प्रक्रियाएं अधर में लटके हुए हैं। ठीक है, तो अधूरी प्रक्रियाओं में शामिल हैं रूस अथवा चीन से हथियार खरीदने पर अमेरिकी प्रतिद्वंदियों को प्रतिबंधों के माध्यम से प्रत्युत्तर अधिनियम, जो काटसा बोलते हैं, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, से कोई व्यापक उन्मुक्ति नहीं है। भारत के सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली जो जीएसपी था, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज, तो दर्जे को रद्द करने संबंधी निर्णय को उलटने में भी विफलता है ना। जीएसपी जो हमारा दर्जा था उसे हटा दिया गया था, तो इसको भी फिर से निर्णय को उलटने में विफलता है। आंध्र प्रदेश में 6 रिएक्टर बनाने के संबंध में अमेरिका स्थित वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआईएल के मध्य लगभग 1 दशक पुराने समझौता ज्ञापन एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हेतु वाणिज्यिक अनुबंध को अंतिम रूप दिया जाना शेष है। तो अभी तक वो जो होता है उसका अंतिम रूप नहीं दिया गया है। ठीक है, जो वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी और जो एनपीसीआईएल के बीच एमओयू हुआ था। और अभी तक का जो होते हैं उपलब्धियां क्या है, रक्षा साझेदारी, सैन्य आदान प्रदान को बढ़ावा देने वाले 4 मूलभूत रक्षा संबंधी समझौतों, जिसको जिसोमिया, लेमोआ, एलियमोया, कोमकासा और बीईसीए बेका पर हस्ताक्षर किए गए। भारतीय नियंत्रण रेखा पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच जारी गतिरोध के दौरान खुफिया जानकारी साझाकरण और त्वरित खरीद के लिए अमेरिका द्वारा भारत को सामरिक व्यापार अधिकार प्रदान किए गए। क्वाड समझौता का सशक्तिकरण, सामान्यीकृत अधिमानी प्रणाली जीएसपी क्या है, तो अभी देखते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक व्यापार कार्यक्रम है। अभी हम लोगों ने जो देखा जीएसपी तो क्या है, तो जीएसपी हम लोग देख लेते हैं। तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक व्यापार कार्यक्रम है जिसके तहत विकसित देशों में आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन करने हेतु 129 निर्दिष्ट लाभार्थी देशों और राज्य क्षेत्रों के 4,800 उत्पादों को वरीयता देते हुए शुल्क मुक्त प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाती है। तो इसमें क्या किया जाता है कि पहले तो एक व्यापार कार्यक्रम है और विकासशील देशों में आर्थिक वृद्धि जो होता है उसको प्रोत्साहन करने हेतु 129 निर्दिष्ट लाभार्थी देशों और राज्य क्षेत्रों के 4,800 उत्पादों को वरीयता देते हुए शुल्क जो होता है मुक्त, एकदम मतलब फ्री में, शुल्क कुछ नहीं लगेगा, प्रवेश का अनुमति प्रदान की जाती है। सामान्यीकृत अधिमानी प्रणाली जीएसपी, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज की स्थापना 1 जनवरी 1976 को व्यापार अधिनियम 1974 के द्वारा की गई थी। ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 जीएसपी दर्जा गैर विक्रमिक नॉन रेसिप्रोकल आधार पर प्रदान किया जाता है। फिर भी अमेरिका इसे बाजार तक पहुंच और टैरिफ में कमी के साथ जोड़ता है, जो कि जीएसपी के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। जो कि एक्चुअली देखिए जीएसपी जो होता है इसका बात ही ऐसा किया गया था कि इसमें आपको नॉन रेसिप्रोकल है। ये नहीं है कि मतलब अमेरिका इसमें जो होता है कि आपको टैक्स नहीं लग रहा है, शुल्क नहीं लग रहा है उसके कंट्री में जाने का, तो वो जो होता है अगर दूसरे कंट्री में अमेरिका से आए तो दूसरा कंट्री भी उसे का जो होता है टैक्स को माफ़ करे, ऐसा तो नहीं था इसमें जीएसपी के तहत। लेकिन अमेरिका इसके बावजूद भी बोलता है कि नहीं नहीं, हमारा जो होता है कि मैंने दिया है तो आप भी कम करो, नहीं। लेकिन जो ये स्टार्टिंग हुआ था ये तो विकासशील देशों में आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करने हेतु, और भारत अभी तो विकासशील देश ही है, तो ये गलत है। लेकिन वही है, इसे भी जो होता है डोनाल्ड ट्रंप ने जीएसपी का जो दर्जा था उसे हटा दिया था।
फिर भारत के जीएसपी व्यापार, क्योंकि ये जो जीएसपी का ये जो मूल सिद्धांत है, ये तो अमेरिका ने ही सेट किया था ना कि ये नॉन रेसिप्रोकल रहेगा, लेकिन तब भी वो इसे अमेरिका इसे वायलेट करता है। भारत के जीएसपी व्यापार विशेषाधिकार कब समाप्त किए गए? तो अभी ये जो जीएसपी में जो भारत का स्पेशल अधिकार मिला हुआ था, ये कब समाप्त किया गया? तो यहाँ पे देख लीजिए, जून 2019 में जो निवर्तमान राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन द्वारा भारत के सामान्यीकृत अधिमानी प्रणाली व्यापार विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो जीएसपी को ये जो होता है जून 2019 में ही डोनाल्ड ट्रंप ने इसे समाप्त कर दिया था। भारत द्वारा इसकी बहाली के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, तो भारत इसे कोशिश कर रहा है। जीएसपी के लाभ, भारतीय निर्यातकों को अप्रत्यक्ष लाभ। अभी जीएसपी का क्या होता था, देखिए, निर्दिष्ट उत्पादों पर निम्न शुल्क दर अथवा मूल शुल्क मुक्त प्रवेश से आयातक को होने वाले लाभ से भारतीय निर्यातकों को अप्रत्यक्ष जो होता है लाभ प्राप्त होता था। इसमें क्या होता था कि जो भी कुछ कुछ जो प्रोडक्ट्स था निर्दिष्ट जो बताया गया था अभी, उसमें जो होता है कि आपको बहुत ही कम शुल्क दर या एकदम पूरा ही जो होता है कि एकदम शुल्क मुक्त ही हो जाता है, कोई भी आपको उसमें टैक्स वगैरह नहीं लगेगा। तो इससे क्या होता है, प्रवेश होने से आयातक को होने वाला लाभ होता था, ठीक है। और भारतीय निर्यातकों को भी इससे अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो गया, क्योंकि भारत का जो यहाँ से हम लोग जो भेजते थे, एक्सपोर्ट करते थे, उसको भी फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो आ रहा है, मतलब अमेरिका में, क्योंकि वहाँ पे टैक्स अगर कम लग रहा था या एकदम जीरो लग रहा था तो थोड़ा सस्ता हो रहा था। अब अगर वो लोग टैक्स लगाना चालू करेगा तो भारत का वो सामान भी क्या होगा, और कॉस्टली होगा तो फिर वहाँ के लोग नहीं लेंगे। और यही तो एक्चुअली करने का इसके पीछे का रीज़न था, क्योंकि अगर आप में टैक्स लेगा तो फिर तो कॉस्टली हो जाएगा ना, तो फिर आप में भी कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। भारतीय उत्पादों पर आयात शुल्क में कमी अथवा छूट से आयातक के लिए ये उत्पाद अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं, क्योंकि अन्य देशों से समान उत्पाद लेने पर आयातकों को अधिक कर चुकाना पड़ता है। तो भारतीय उत्पादों पर आयात जो होता है शुल्क में कमी या छूट से आयातक के लिए जो होता है ये उत्पाद क्या होते हैं, अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाते हैं, क्योंकि कम हो जाता है। और अन्य देशों में समान उत्पाद लेने पर आयातकों को अधिक कर चुकाना पड़ता है। इस टैरिफ वरीयता से नए निर्यातकों को बाजार में प्रवेश करने और स्थापित निर्यातकों को बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने और जीएसपी प्रदाता देश में लाभांश सुधार करने में सहायता मिलती है। तो ये सारा चीज़ था, इशूज़ था, तो ये अभी हम लोगों ने देखा। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। कर्नाटक सरकार द्वारा पॉन्जी मामलों की स्थिति का संकलन करने हेतु क्षेत्रीय आयुक्त की नियुक्ति। तो देखिए, वित्तीय कंपनी द्वारा चलाई जा रही पॉन्जी योजनाओं में जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने हेतु राज्य सरकार ने इन कंपनियों के खिलाफ विभिन्न अदालतों में लंबित मामलों की निगरानी और सभी मामलों की स्थिति को संकलित करने के लिए बेंगलुरु क्षेत्रीय आयुक्त की नियुक्ति की है, ठीक है। बेंगलुरु क्षेत्रीय आयुक्त की नियुक्ति की है। क्षेत्रीय आयुक्त राज्य में दायर किए गए मामलों का संकलन करने के जिला प्रशासन के साथ समन्वय करेंगे। तो ये क्या करेंगे, जिला प्रशासन के साथ क्षेत्रीय आयुक्त जो होता है समन्वय करेंगे, ठीक है। इसमें क्या था, बहुत सारा पॉन्जी स्कीम चलता रहता है, तो उसमें जो होता है जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करने हेतु राज्य सरकार ने इन कंपनियों के खिलाफ विभिन्न अदालतों में जो लंबित मामलों है उसकी निगरानी और सभी मामलों की स्थिति को संकलित करने के लिए बेंगलुरु क्षेत्रीय आयुक्त की नियुक्ति की है। पृष्ठभूमि देख लेते हैं। कर्नाटक जो होता है, बैकग्राउंड क्या है, कर्नाटक सरकार द्वारा यह आदेश आरबीआई द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत जारी किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य में 118 वित्त कंपनियों को चिन्हित किया गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य में कितना, 118 वित्त कंपनियों को चिन्हित किया गया है, और आरबीआई ने इनके खिलाफ निम्नलिखित प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने की मांग की है। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य में 118 वित्त कंपनियों को चिन्हित किया गया है। कर्नाटक वित्तीय संस्थानों में जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण अधिनियम 2004, द कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपोजिटर्स इन फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2004,
अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम 2019, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019। आवश्यकता क्या है? पंजी स्कीम चलाने वाली वित्त कंपनियों द्वारा निवेशकों को पूरी तरह से धोखा दिया जा सकता है। यदि इन कंपनियों की चल और अचल संपत्तियां संलग्न नहीं होती हैं तो इस बात की पूरी संभावना होती है कि इन कंपनियों द्वारा अपनी संपत्तियों को बेचने के बाद निवेशकों के हितों की रक्षा नहीं की जा सकती। यदि इन कंपनियों का जो होता है चल अचल संपत्तियां उसके साथ संलग्न नहीं होती हैं तो फिर ऑब्वियसली वो, अगर आप नहीं उनको बेच पाओगे, नहीं ये कर पाओगे, तो पूरा हितों का तो कोई रक्षा ही नहीं करे होगा। पंजी योजनाएं निवेशकों को लुभाने वाली धोखाधड़ी का एक रूप होता है। इन योजनाओं में नए निवेशकों से पैसा लेकर पुराने निवेशकों को लाभ दिया जाता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि देखिए, पॉन्जी स्कीम में नॉर्मली क्या होता है कि आपको रिटर्न बहुत ज़्यादा बोला जाता है, 15%, 20%, 2 साल में पैसा दुगुना कर देंगे, 1 साल में, इस तरीके का। तो इसमें क्या करते हैं ये लोग, शुरू में जैसे कि जो पुराने निवेशक थे उन्हें पैसा मिल जाता है, क्यों? क्योंकि जो नया पैसा उन्होंने जमा किया उससे उसको डबल करके दे देते हैं। इस तरीके से लोगों में हाँ ये 2 साल 1 साल में डबल हो जा रहा है तो भीड़ बढ़ जाता है। उसके बाद फिर जब काफ़ी पैसा जमा हो जाता है तो ये 9-2-11 हो जाते हैं। तो फिर इस तरीके से पॉन्जी स्कीम वो लोग क्या करते हैं, अचानक से रातों रात बंद, ऑफिस सब बंद हो जाते हैं। तो ये योजनाएं नॉर्मली क्या होता है कि गरीब लोग और वैसे लोग जो होते हैं इसमें ज़्यादा ही इसके चक्कर में फंस जाते हैं। ये योजनाएं शिकार जो होता है व्यक्तियों को यह विश्वास दिलाती है कि उनके लिए प्राप्त होने वाला लाभ उत्पादों की बिक्री या अन्य माध्यमों से आ रहा है, जबकि ये इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ होते हैं कि इनके लाभ का स्रोत नए निवेशक हैं। तो एक्चुअली जब ये चलाया जाता है तो ऐसा बता दिया जाता है कि कुछ भी उसमें प्रोडक्ट्स वगैरह ये सब दिखा दिया जाएगा, कुछ हाउसिंग कंपनी है, रियल एस्टेट का है और भी तरह तरह का, कि उससे जो प्रॉफिट हो रहा है और हम लोग वो चला रहे हैं, उससे आपको पैसा दे रहे हैं। लेकिन एक्चुअली रियलिटी ये होता है कि वो जो नए निवेशक से जो पैसे लेते हैं उसके नाम पे चलाया जाता है, क्योंकि उनका जो होता है कि उन्होंने शुरू में ही सोच के रख लेते हैं कि हमें फ्रॉड ही करना है। ठीक है, इस तरीके के इनके लाभ का स्रोत जो होता है नए निवेशक ही होते हैं। इन योजनाओं का नामकरण चार्ल्स पॉन्जी के नाम पर किया गया है, जो 1920 के दशक में इस तरकीब का उपयोग करने के लिए कुख्यात था। तो इसका जो होता है नाम जो होता है चार्ल्स पॉन्जी है। चार्ल्स पॉन्जी कौन थे कि वो 1920 के आसपास में दशक में वो इस तरीके का काफ़ी जो होता है दिमाग लगाते थे और लोगों को बेवकूफ़ बना लिया करते थे। अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम 2019 के महत्वपूर्ण प्रावधान। अस्थायी प्रतिबंध अनुच्छेद। इसके तहत जमा स्वीकार करने वालों डिपॉजिट टेकर्स को प्रचार करने, परिचालन करने, विज्ञापन जारी करने तथा किसी भी अनियमित जमा योजना में जमा स्वीकार करने को प्रतिबंधित किया गया है। तो अस्थायी प्रतिबंध अनुच्छेद, इसके तहत जमा स्वीकार करने वालों जो डिपॉजिट टेकर्स को प्रचार करने, परिचालन करने, विज्ञापन जारी करने और किसी भी अनियमित जमा योजना में जमा स्वीकार करने को प्रतिबंधित किया गया है। 3 विभिन्न प्रकार के अपराधों का वर्गीकरण, अर्थात अनियमित जमा योजनाओं को चलाना, विनियमित जमा योजनाओं में धोखाधड़ी और अनियमित जमा योजनाओं के संबंध में गलत तरीके से प्रलोभन देना। निवारक के रूप में कठोर सजा और भारी आर्थिक जुर्माना। इस प्रकार की योजनाओं में गैर कानूनी तरीके से जमा की वृद्धि करने पर जमा राशि के पुनर्भुगतान का प्रावधान। सक्षम प्राधिकारियों द्वारा संपत्तियों या परिसंपत्तियों की कुर्की और जमाकर्ताओं को वापस भुगतान करने हेतु राशि को जुटाना। देश में जमा स्वीकार करने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी एकत्र करने और साझा करने के लिए एक ऑनलाइन केंद्रीय डाटाबेस का निर्माण। तो ये सारा चीज़ जो होता है कि महत्वपूर्ण प्रावधान है अनियमित जमा योजना पर प्रतिबंध अधिनियम 2019 के। आगे देखते हैं, भारत द्वारा ज़्यादा राष्ट्रों को तटीय रडार नेटवर्क में लाने का प्रयास। तो यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। भारत द्वारा निम्नलिखित उपक्रमों के विस्तार की योजना बनाई जा रही है। खुले सागरों में खतरों की समयोचित निगरानी करने में सक्षम तटीय रडार श्रृंखला नेटवर्क का विस्तार। हिंद महासागर के तटवर्ती राज्यों में क्षमता निर्माण के लिए सहायता।
इस संबंध में भारत द्वारा पिछले और भविष्य में किए जाने वाले प्रयास। मॉरिशस, सेशेल्स और श्रीलंका को पहले ही देश के तटीय रडार श्रृंखला नेटवर्क में एकीकृत किया गया है। ठीक है, तो जो हमारा जो तटीय रडार नेटवर्क में अधिक से अधिक राष्ट्रों को हम लोग लाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो मॉरिशस, सेशेल्स और श्रीलंका को तो पहले ही लिए हैं। मालदीव, म्यांमार और बांग्लादेश में तटीय रडार स्टेशन स्थापित करने की योजना पर भी कार्य किया जा रहा है कि हम लोग मालदीव में, म्यांमार में और बांग्लादेश में, क्योंकि देखिए चाइना को हम लोगों को जो होता है कि कार्टेल करना है, रोकना है, तो ये ज़रूरी भी हो जाता है। हिंद महासागर के जो होता है तटवर्ती राज्यों में क्षमता निर्माण के लिए सहायता और ये सब भारत में सागरीय भारत में सागरीय डेटा संलयन, संस्थागत और संरचनात्मक प्रयास। भारतीय नौसेना का सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर, सागरीय डेटा संलयन के लिए नोडल एजेंसी है। गुरुग्राम में स्थित IMSA की स्थापना 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद की गई थी। ठीक है, तो भारत में जो होता है सागरीय डेटा संलयन, संस्थागत संरचनात्मक प्रयास, तो भारतीय नौसेना का जो सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड एनालिसिस सेंटर IMSC, इसका जो होता है स्थापना 26/11 में मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद किया गया था। खुले सागरों में यातायात से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान के भाग के रूप में सरकार द्वारा नौसेना को 36 देशों और 3 बहुपक्षीय संगठनों के साथ व्हाइट शिपिंग समझौते करने के लिए एकीकृत किया गया है। तो खुले सागरों में यातायात से संबंधित सूचनाओं के आदान प्रदान के भाग के रूप में सरकार द्वारा नौसेना को 36 देशों और 3 बहुपक्षीय संगठनों के साथ अब तक 22 देशों और एक बहुपक्षीय संगठन के साथ समझौते जो होता है संपन्न किए जा चुके हैं। तो आप नॉर्मल कभी कभी वाइड शिपिंग अग्रीमेंट ये किससे रिलेटेड है, इस तरीके का भी क्वेश्चन आ जाता है। समुद्री क्षेत्रों में जागरूकता को बढ़ावा देने वाले हिंद महासागर क्षेत्र हेतु संलयन केंद्र, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर फॉर इंडियन ओशन रीजन में शीघ्र 3 अन्य अंतर्राष्ट्रीय संपर्क अधिकारियों, इंटरनेशनल लायजन ऑफिसर्स ILO के शामिल होने की उम्मीद है। फ्रांस, जापान और अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय संपर्क अधिकारी IFCIOR में शामिल हो चुके हैं। तटीय रडार श्रृंखला नेटवर्क के पहले चरण में देश के समुद्री तटों पर 46 तटीय रडार स्टेशन स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में जारी परियोजना के दूसरे चरण के तहत तटरक्षक सेना द्वारा स्थित स्थैतिक रडार स्टेशन और 4 मोबाइल रडार स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं और पूरा होने के अंतिम चरण में। हिंद महासागर क्षेत्र हेतु सूचना संलयन केंद्र IFCIOR को भारतीय नौसेना द्वारा दिसंबर 2018 को हरियाणा के गुरुग्राम में सूचना प्रबंधन और विश्लेषण केंद्र में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में विभिन्न देशों के साथ समुद्री सुरक्षा के लिए कार्य करना है। अभी प्रारंभिक परीक्षा हेतु जो होता है कुछ तथ्य देखते हैं। तेलंगाना में बंदरों के लिए पहला बचाव और पुनर्वास केंद्र। हाल ही में तेलंगाना में निर्मित जिले के चिंचोली गांव के पास गांधी रमन्ना हरित वनम में बंदरों के लिए पहले बचाव और पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया गया है। यह देश में प्राइमेट्स के लिए दूसरी ऐसी सुविधा है। इस प्रकार का पहला केंद्र हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया है। तो काफ़ी एक तरीके से अच्छा इनिशिएटिव है कि बंदरों के लिए भी बचाव और पुनर्वास केंद्र। मानव बस्तियों में उद्यम मचाने वाले बंदरों को चरणबद्ध तरीके से पकड़ा जाएगा और उन्हें पुनर्वास केंद्र में लाया जाएगा, जहां जन्म नियंत्रण के लिए इनका ऑपरेशन किया जाएगा और पुनर्वासन अवधि पूरी होने के बाद जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। तो जो मानव बस्ती में काफ़ी उद्यम मचाने वाले बंदरों को चरणबद्ध तरीके से पकड़ा जाएगा और उन्हें पुनर्वासन केंद्र में लाया जाएगा। ठीक है, मंकी रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, निर्मल फॉरेस्ट डिवीज़न, कवाल टाइगर रिजर्वेशन सर्किल, हिमालयन ट्रिलियम,
अभी देखते हैं हिमालयन ट्रिलियम। हाल ही में हिमालय में पाई जाने वाली एक आम जड़ी बूटी हिमालयन ट्रिलियम को IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज द्वारा संकटग्रस्त इंडेंजर्ड घोषित किया गया है। ठीक है, तो हिमालयन ट्रिलियम को जो होता है इंडेंजर्ड दिया गया है। जड़ी बूटी मानवों के विभिन्न रूपों में उपयोगी है, तो इसका अत्यधिक दोहन किया जाता है। यह 2400 मीटर से 4000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय के समशीतोष्ण और उप अल्पाइन क्षेत्र में उगती है। यह बूटी भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान पाई जाती है। अब आगे देखते हैं ONGC द्वारा आपको ONGC द्वारा जो हो रहा है बंगाल बेसिन में उत्पादन की शुरुआत। तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC लिमिटेड द्वारा हाल ही में 24 परगना जिले में स्थित बंगाल बेसिन के अशोकनगर एक कुएं से कच्चे तेल का उत्पादन शुरू किया गया है। इसके साथ ही बंगाल बेसिन भारत का तेल एवं गैस का उत्पादन करने वाला 8वां बेसिन बन गया है। अन्य उत्पादक बेसिन कृष्णा गोदावरी, मुंबई ऑफशोर, असम सेल्फ, राजस्थान कावेरी, असम अराकान, फोल्ड बेल्ट और काबे है। भारत में 26 अवसादी बेसिन हैं जो कुल 4 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसमें से 16 स्थलीय बेसिन है, 7 बेसिन स्थलीय और सागरीय क्षेत्रों दोनों में अवस्थित हैं और 3 पूर्णतः अपतटीय बेसिन है। तो ये है ONGC द्वारा बंगाल बेसिन में उत्पादन की शुरुआत है। तो 24 परगना जिलों में स्थित है। अशोकनगर एक कुएं से कच्चे तेल का उत्पादन शुरू किया गया है। तो ये अगर WBCS वेस्ट बंगाल का कुछ एग्जाम्स है तो उसके लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों ये अभी हम लोगों ने इनसाइट्स का करंट अफेयर देखा हिंदी में, तो फिर बाद में हम लोग इंग्लिश का भी इसका देख लेंगे। तो चलिए अभी के लिए धन्यवाद, बाय, गुड नाइट फ्रेंड, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।